रश्मि अपने 4 भाई बहनों में सबसे छोटी थी। सबसे बड़े उसके राजीव भैया, फिर सुषमा दीदी, उसके बाद उदय भैया और सबसे छोटी वह। चारों भाई बहनों में शुरू से ही उसके उदय भैया पढ़ने में सबसे होशियार और मेहनती थे। इसलिए घर के लोगों को भी उनसे कुछ ज़्यादा ही उम्मीदें थीं। उम्मीद के अनुरूप उदय भैया पहली बार में ही भारतीय प्रशासनिक सेवा की लिखित परीक्षा में चुन लिए गए और उस दौरान मौखिक परीक्षा की तैयारियों में जुट गए थे जब एक शादी में उनकी मुलाकात किरण भाभी से हुई। किरण भाभी के स्वभाव में ज़रूरत से कुछ ज़्यादा मिठास थी, जो शुरू से ही रश्मि के गले कभी नहीं उतरी। लेकिन घर का हर सदस्य उनके इस स्वभाव का भक्त था। वैसे भी हर कोई चाहता है कि उसके घर में गुणी, सुघड़, सबका ख्याल रखने वाली और मीठे बोल बोलने वाली आए। हुआ भी ऐसा ही। किरण भाभी को पाकर माँ और बाबूजी दोनों निहाल थे, बल्कि धीरे धीरे किरण भाभी का जादू ऐसा चला कि माँ और बाबूजी उदय भैया से ज़्यादा उनकी पत्नी यानी किरण भाभी को प्यार और मान देने लगी। कभी बुलंदियों को छूने का हौसला रखने वाले, प्रतिभाशाली और आकर्षक व्यक्तित्व वाले भैया अपनी ही पत्नी के सामने फीके पड़ने लगे। निम्न मध्यवर्गीय परिवार की साधारण से थोड़ी सुंदर दिखने वाली किरण भाभी को उदय भैया में बड़ी संभावनाएं दिखी, या वाकई प्यार हो गया किसे मालूम। लेकिन उदय भैया उनके प्यार के जाल में ऐसे फंसे कि उन्होंने अपना पूरा करियर ही दांव पर लगा दिया। उनसे शादी करने की ऐसी जिद ठान ली कि उसके आगे झुककर उनकी मौखिक परीक्षा के तुरंत बाद उनकी शादी किरण भाभी से कर दी गई। शादी के बाद भाभी ने घर वालों से बहुत जल्द अच्छा तालमेल बना लिया। लेकिन उदय भैया को पहला झटका तब लगा जब भारतीय प्रशासनिक सेवा का फाइनल रिजल्ट आया। आयुष तो दूर की बात, उनका तो पूरी लिस्ट में कहीं नाम ही नहीं था। अब उन्हें अपना सपना टूटता नजर आया। वे किरण भाभी को माँ बाबूजी के हवाले कर नए सिरे से अपनी पढ़ाई शुरू करने गुड़गांव चले गए। उदय भैया भारतीय प्रशासनिक सेवा की परीक्षा में फिर शामिल हुए, लेकिन हर बार असफल रहे। भैया हतप्रभ थे। इस सफलता ने उनके आत्मविश्वास को जड़ से हिला दिया। जिन नौकरियों को कभी उदय भैया ने पाकर भी ठोकर मार दी थी, अब उन्हीं को पाने के लिए ललायित रहते, कोशिश करते, पर हर बार असफलता हाथ आती। जब किसी काम को काम करने से पहले ही आत्मविश्वास डगमगाने लगे तो सफलता प्राप्त करना कुछ ज़्यादा ही मुश्किल हो जाता है। उनके साथ यही हो रहा था। उदय भैया इंदौर लौट आए थे। यहाँ भी वे नौकरी की तलाश में लग गए। कहीं कुछ नहीं हो पा रहा था। बाबूजी उनका आत्मविश्वास बढ़ाने के बदले उन्हें हमेशा निकम्मा, कामचोर और न जाने क्या क्या कहते रहते। प्रतिभाशाली लोगों को चाहने वालों की कमी नहीं होती और उनसे ईर्ष्या करने वाले भी कम नहीं होते। होता यह है कि जब कोई प्रतिभाशाली व्यक्ति कामयाबी की राह नहीं पकड़ पाता तो उसके चाहने वाले उससे मुंह मोड़ने लगते हैं और ईर्ष्या करने वाले ताने कसने का कोई मौका नहीं छोड़ते। उदय भैया से जलने वाले रिश्तेदारों और पड़ोसियों को भी मौका मिल गया उन पर तरह तरह के व्यंग बाण चलाते रहने का। उनकी असफलता से आहत उनके अपने भी उन्हें जब तब जलीकट्टी सुनाने लगी। पास पड़ोस के लोग तो अक्सर उन्हें कलेक्टर बाबू कह उनके जले पर नमक छिड़कते, जिसे सुन एक बार उदय भैया तो मरने मारने पर उतारू हो गए थे। जब बाबूजी को इस घटना के बारे में मालूम हुआ तो वे क्रोध में अंधे हो उन्हें बेशरम और नालायक जैसे अब शब्दों से नवाजते हुए मारने तक दौड़ पड़े थे। पूरी तरह टूट चुके उदय भैया देर तक ड्राइंग रूम के एक कोने में सुबक सुबक कर रोते रहे थे। उनका तो आत्मविश्वास के साथ जैसे स्वाभिमान भी खत्म हो रहा था। दूसरे ही दिन नौकरी की तलाश में जाने के लिए उन्होंने बाबूजी से ही रुपए मंगवाए थे। भाई की दुर्दशा से आहत बड़े भैया ने दूसरा कोई रास्ता ना देख समझा बुझा कर उनका दाखिला लॉ कॉलेज में करवा दिया। उदय भैया के ऐसे कठिन समय में उनका साथ देने के बदले किरण भाभी माँ और बाबूजी के पास बैठी उन्हें कोसती रहती और आंसू बहाती रहती, जिससे उन लोगों की पूरी सहानुभूति बहू के साथ होती चली गई और उदय भैया के लिए उनके अंदर गरम लावे की तरह उबलता गुस्सा ही बचा रह गया था। क्षणिक आवेश में लिए गए जीवन के एक गलत फैसले ने उदय भैया को कहां से कहां तक पहुंचा दिया था। विपरीत परिस्थितियों के शिकार उदय भैया के मन की स्थिति समझने के बदले जब तब उनके जन्मदाता बाबूजी ही उनके विरुद्ध कुछ न कुछ बोलते रहते। वे अपनी सारी सहानुभूति और वात्सल्य किरण भाभी पर न्योछावर करते
और अपनी सारी नफरत उदय भैया पर उड़ेलते। किरण भाभी ने अपनी मीठी जुबान और सेवा भाव से सास ससुर को अपने हिसाब से लट्टू की तरह नचाना शुरू कर दिया था। वे जो चाहती, जैसा चाहती, माँ बाबूजी वैसे ही करते। उदय भैया वकालत पास कर कोर्ट जाने लगे तो उनकी वकालत ढंग से चल नहीं पा रही थी। पैसों की तंगी हमेशा बनी रहती। इस दौरान उनके 2 बच्चे भी हो गए, हर्ष और गुड़िया। शुरू से ही बड़ी होशियारी से किरण भाभी अपने दोनों बच्चों को उदय भैया से दूर अपने अनुशासन में रखती। बात बात में जहर उगलकर बच्चों के मन में पिता के प्रति उन्होंने इतना जहर भर दिया था कि अपने पिता का अपमान करना उनके दोनों बेटा बेटी के लिए शान की बात थी। घर के बड़े ही जब घर के किसी सदस्य की उपेक्षा करने लगते हैं तो क्या नौकर क्या बच्चे, कोई भी उसे जलील करने से नहीं चूकता। हर्ष और गुड़िया पूरी तरह बाबूजी के संरक्षण में पल बढ़ रहे थे, पर उनका रिमोट कंट्रोल हमेशा किरण भाभी के पास रहता। उदय भैया तो अपने बच्चों के लिए भी कोई फैसला लेने से वंचित हो गए थे। धीरे धीरे उनके अंदर भी एक घृणा सी उत्पन्न होने लगी थी। अब वे देर रात तक यहाँ वहाँ घूमते रहते, घर आते बस खाने और सोने के लिए। घर के लोग किरण भाभी की चाहे जितनी बड़ाई करें, पर जब भी रश्मि उनकी स्वभाव का विश्लेषण करती, उसे लगता है जो सामान्य नहीं है। किरण भाभी की ज़रूरत से ज़्यादा फर्ज निभाने का उत्साह उसके मन में संशय भरता। वह अक्सर माँ से कहती, माँ ज़्यादा मिठास की आदत मत डालो, कहीं तुम्हें डायबिटीज़ ना हो जाए। उसकी बातें सुनते ही बड़ों की आलोचना करने के लिए माँ 10 नसीहतें उसे सुना देती। यह किरण भाभी के मीठे वचनों का ही असर था, जो राजीव भैया, हर्ष और गुड़िया को भी अपने तीनों बच्चों में शामिल कर अपने बच्चों की तरह पढ़ाते लिखाते और उनकी सारी ज़रूरतों को पूरा करते। पर्व त्यौहार में जैसी साड़ी भैया भाभी के लिए खरीदते, वैसी ही साड़ी किरण भाभी के लिए भी खरीदते। वैसे भी राजीव भैया को सख्त हिदायत मिली थी कि कपड़ा हो या कोई दूसरी वस्तु, दोनों बहुओं के लिए एक समान होनी चाहिए। भैया भी माँ की इस बात का मान रखते। वैसे किरण भाभी भी कुछ कम नहीं थी। जब तब बड़ी भाभी के कीमती सामान पर भी मीठी छुरी चलाती रहती। कभी कहती, हाय भाभी कितने सुंदर कंगन आपने बनवाए हैं, इन पर तो मेरी पसंदीदा मीनाकारी है। मैं तो इनके कारण लाचार हूँ। इन्होंने इतनी छोटी छोटी चीज़ों को भी मेरे लिए दुर्लभ बना दिया है। झट बड़ी भाभी अपना बड़प्पन दिखाती। अरे नहीं किरण, इतना मायूस मत हो, तू इन्हें रख ले, मैं अपने लिए दूसरा बनवा लूँगी। पहले भी मना करती, नहीं नहीं भाभी, मैं भला इन्हें कैसे ले सकती हूँ, यह आपने अपने लिए बनवाए हैं। बड़ी भाभी जब जिद कर कर उन्हें थमा ही देती, तब बोलती, मैं खुश हूँ कि मुझे आप जैसी जेठानी मिली। भला इस दुनिया में कितने लोग हैं जिनके दिल आपकी जैसे सोने के हैं। आप मुझे छोटी बहन मानती हैं तो पहन ही लूँगी। किरण भाभी की तारीफ सुनकर बड़ी भाभी फूल कर कुप्पा हो जाती। सुषमा दीदी जब भी मुंबई से आती सबके लिए साड़ियाँ लाती, यह सोचकर कि उदय तो शायद ही किरण के लिए अच्छी साड़ी ला पाता होगा। सबसे पहले किरण भाभी को ही साड़ी पसंद करने को बोलती और किरण भाभी अक्सर 2 साड़ियों के बीच कंफ्यूज हो जाती कि कौन सी साड़ी ज़्यादा अच्छी है। तब सुषमा दी इसका हंसकर समाधान निकालती, तुम दोनों ही साड़ियाँ रख लो। जितना जादू किरण भाभी के मधुर वचनों का घर के लोगों पर बढ़ता जा रहा था, उतना ही उदय भैया अपने घर में बेगाने होते जा रहे थे। उदय भैया की शादी के समय बाबूजी ने छत पर एक कमरा बनवाया था। उसी कमरे में उदय भैया और किरण भाभी रहते थे। जब भाभी नीचे का काम खत्म कर सोने जाती, तब सीधे दरवाज़ा बंद कर लेती। एक बार देर रात तक पढ़ते पढ़ते वह बुरी तरह थक कर आंगन में आ बैठी। सामने सीढ़ियों का दरवाज़ा खुला देख वह ठंडी हवा का आनंद उठाने छत पर आ गई। तभी किरण भाभी की कर्कश और फुफकारती हुई धीमी आवाज़ सुन, जैसे उसकी रीढ़ की हड्डी में एक ठंडी लहर सी दौड़ गई। उदय भैया को किरण भाभी किसी बात पर सिर्फ डांट ही नहीं रही थी, अब शब्द भी बोल रही थी। फिर धक्का मुक्की की आवाज़ सुनाई पड़ी। उसके तुरंत बाद ऐसा लगा जैसे कुछ गिरा। उसका तो यह हाल हो गया था कि काटो तो खून नहीं। अचानक उदय भैया दरवाज़ा खोल बाहर आ गए। कमरे से आती धीमी रोशनी में भी उसे सब कुछ साफ दिख रहा था। वे बुरी तरह हाफ रहे थे। उनके बाल बिखर और कपड़े जगह जगह से फटे हुए नजर आ रहे थे। अपने हाथ से रिश्ते खून को अपनी शर्ट के कोने से साफ करने की कोशिश करते उदय भैया को देख उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसका कलेजा चीर दिया हो। उसकी उपस्थिति से अनजान किरण भाभी ने फटाक से दरवाज़ा बंद कर लिया और उदय भैया सीढ़ियों की तरफ बढ़े। तभी सीढ़ियों पर जलते बल्ब की रोशनी में
उन दोनों की आंखें टकराई। भैया उसे विवश दृष्टि से देख तेजी से आगे बढ़ गए। हमेशा से सहनशील रहे उदय भैया का चेहरा उस समय इतना दयनीय दिख रहा था। वहाँ खड़ी वह हर पल शर्म के बोझ तले दबती जा रही थी। इन्हीं किरण भाभी की लोग मिसाल अच्छी बहू के रूप में देते हैं, जिन्होंने अपने पति को इस कदर प्रताड़ित करने के बाद भी दुनिया भर में उन पर तरह तरह के आरोप लगा उनको बदनाम कर रखा था। रश्मि ने किसी से कुछ भी नहीं कहा। परिवार के लोगों पर तो अभी भाभी का जादू छाया हुआ था, उसकी कौन सुनता। उन्हीं दिनों राजीव भैया का ट्रांसफ़र दिल्ली हो गया था। संयोग से उसी साल उसे भी रांची मेडिकल कॉलेज में दाखिला मिल गया। वह इंदौर से रांची आ गई। राजीव भैया के रांची से हटते ही बाबूजी की चिंता उदय भैया के परिवार के लिए कुछ ज़्यादा बढ़ गई थी। अभी तक बड़े भैया एक परिवार की तरह सबको संभाले हुए थे। घर से बाहर निकलने पर कई तरह के खर्चे बढ़े, फिर भी हर्ष और गुड़िया की पढ़ाई का पूरा खर्च भेजते रहे। लेकिन बाबूजी संतुष्ट नहीं थे। वे उदय भैया के परिवार को निश्चित आय की व्यवस्था करना चाहते थे। नौकरी से अवकाश प्राप्त करने के बाद उन्होंने एक मार्केट कॉम्प्लेक्स बनवाया था, जिससे उनकी अच्छी खासी आमदनी हो जाती थी। उन्होंने उस मार्केट कॉम्प्लेक्स को राजीव भैया के मना करने के बावजूद किरण भाभी के नाम कर दिया। राजीव भैया चाहते थे कि वह मार्केट कॉम्प्लेक्स उदय भैया के नाम हो, लेकिन बाबूजी के लिए तो उदय भैया एक गैर जिम्मेदार और निकम्मे इंसान थे। उनकी बहू ने उनके दिमाग में यह बात बिठा दी थी। राजीव भैया के हटते ही किरण भाभी ने माँ बाबूजी की जिम्मेदारी के साथ साथ उनकी सारी आमदनी भी अपनी मुट्ठी में कर ली थी। फिर भी सभी किरण भाभी के इस तरह सब कुछ संभाल लेने से माँ बाबूजी की तरफ से चिंता मुक्त हो गए थे। अक्सर बाबूजी राजीव भैया को फ़ोन कर उदय भैया की गैर जिम्मेदाराना हरकतों से अवगत कराती रहती। इतने दिनों बाद भी बाबूजी यह नहीं समझ पा रहे थे कि उदय भैया को फटकार के बदले अपनों के प्यार और सहानुभूति की कितनी ज़रूरत है। वह दिसंबर की ठिठुरती शाम थी। सभी शाम होते ही उस हाड़ कपा देने वाली ठंड से बचने के लिए एक कमरे में जलाकर बैठे गपशप कर रहे थे। तभी फ़ोन की घंटी बजी। फ़ोन उठाते ही माँ ने रोते रोते बताया, बाबूजी की तबीयत बहुत ख़राब है, उन्हें आईसीयू में भर्ती कराया गया है। माँ को आश्वस्त कर सब फ़ौरन इंदौर के लिए रवाना हो गए। उदय भैया द्वारा बताए गए पते पर सीधे अस्पताल पहुँचे। वार्ड के बाहर ही उदय भैया और माँ बैठे मिले। किरण भाभी कहीं नज़र नहीं आ रही थी। सब लोगों को देख माँ को थोड़ी तसल्ली हुई। जब राजीव भैया ने किरण भाभी के बारे में पूछा, उस चिंता, दुख, अनिश्चितता और भय की स्थिति में भी जो कुछ माँ ने सुनाया, सुनते ही जैसे सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। हद बुद्धि बने सब माँ की बातें सुनते रहे। माँ ने बताया, जब बाबूजी को दिल का दौरा पड़ने से अस्पताल में भर्ती करवाया गया, आनन फानन डॉक्टर लाखों के खर्चों की लिस्ट थमा दी। हमेशा की तरह इस बार माँ ने किरण भाभी से पैसा निकालने के लिए कहा तो उन्होंने थोड़ी सी पैसे निकालने के बाद यह कहकर पैसे निकालने से मना कर दिया कि अकाउंट में पैसे हैं ही नहीं। जबकि किरण भाभी के साथ जॉइंट अकाउंट में बाबूजी ने अच्छी खासी रकम जमा करवा कर रखी थी। 1 मिनट में किरण भाभी ने माँ बाबूजी के अटूट विश्वास की धज्जियाँ उड़ाकर रख दी थी। माँ ने धैर्य से काम लेते हुए मकान और उसके बगल वाले ज़मीन के कागजात किरण भाभी से मांगे ताकि उन्हें गिरवी रख पैसों का इंतज़ाम करें। तब उन्हें पता चला दुकान की रजिस्ट्री के समय वे सब भी किरण भाभी ने अपने नाम करवा लिए थे। परिस्थिति देखते हुए सबने अभी माँ को चुप रहने की सलाह दी और खुद भी खामोश रहें। राजीव भैया ने सारे खर्च संभाल लिए थे, पर डॉक्टरों की लाख कोशिश के बाद भी बाबूजी को बचाया नहीं जा सका। बाबूजी की 13वीं तक इस बारे में सब चुप रहे। जब सारे रिश्तेदार चले गए, राजीव भैया ने किरण भाभी को बुलवाकर माँ द्वारा लगाए गए आरोपों की सत्यता जाननी चाहिए। तब बिना किसी संकोच के माँ द्वारा लगाए गए सारे आरोपों को सही बताते हुए वे बोली, हाँ, मैंने ऐसा किया है क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मैं और मेरे दोनों बच्चे हमेशा आप लोगों के मोहताज रहें। उनकी आंखों में एक अजीब सी हिंसक ईर्ष्या धधक उठी, जिसे देख भैया ने समझाना चाहा कि तुम ऐसा क्यों सोच रही हो कि हम सब तुम्हारे अपने नहीं हैं। भैया की बातें सुनकर ही वे और भी भड़क उठी। हमेशा से सीधी साधी दिखने वाली किरण भाभी ने एकाएक बहुत उग्र रूप धारण कर लिया। कहीं बहस में रिश्तों की मर्यादा ना टूट जाए,
यह सोच राजीव भैया खामोशी से माँ के बचे खुचे सामान और गहने समेट सबको साथ वापस ले जाने के लिए कार में आ बैठे। सभी घर से निकले ही थे कि उदय भैया बीच रास्ते में आ खड़े हो गए। राजीव भैया की कार रोकते ही वे दौड़कर आ गए और भैया का हाथ थामते हुए बोले, भैया मुझे अकेला छोड़कर मत जाइए, मैं आप लोगों के बिना जी नहीं सकूंगा। भैया कुछ बोलते उससे पहले ही भाभी गाड़ी से उतर भैया का हाथ थाम अपने बगल में बैठाते हुए बोली, तुम मेरे साथ चलो। इतना प्रतिभाशाली होकर भी किस कदर तुमने अपनी ज़िंदगी को नरक बना लिया। बहुत हुआ यह सब, तुम्हें मैंने हमेशा अपना छोटा भाई समझा है। देखना मैं तुम्हें फिर से कैसे बुलंदियों पर पहुंचाती हूँ। जितना तुमने ज़िंदगी में चाहा होगा उसका चौगुना तुम पाओगे, यह तुम्हारी भाभी का तुमसे वादा है। गाड़ी आगे बढ़ी। अब रश्मि के बोलने की बारी थी। आप लोगों को किरण भाभी पर अटूट विश्वास करते देख मैं हमेशा खामोश रही, वरना मैं तो शुरू से ही उन्हें अच्छी तरह समझ रही थी। जो जितना उनकी मीठी वाणी का मुरीद हुआ उसके गले में मीठी छुरी उतनी ही तेज चली। आप लोगों के तो फिर भी धन संपत्ति पर ही उनकी मीठी छुरी चली। जरा उदय भैया की सोचिए, जिनकी पूरी जिंदगी ही बर्बाद हो गई। किसी के पास अब इस बात का भला क्या जवाब था। सब मीठी छुरी के मारे हुए थे। सबको राहत इस बात की थी कि चलो घाव भले हुआ, प्राण तो बचे। शायद इसीलिए उस विषम परिस्थिति में भी सबके चेहरों पर मुस्कुराहट छा गई। दोस्तों, ये कहानी यहीं समाप्त हो गई। संडे को सोचा था, पर मेहमान आ गए तो उन्हीं में व्यस्त होना पड़ा। आज भी छुट्टी है और नाश्ता भी भजियों का भरपेट हो चुका है। खाना आराम से बनेगा। रसोई का हर कोना उसने रगड़ रगड़ कर अच्छी तरह चमकाया। फिर रैकों पर साफ अखबार प्लास्टिक बिछाए। अंदर जब कुछ सर्दी लगने लगी तो सोचा थोड़ी देर धूप में बैठकर न्यूज़पेपर पढ़ लूँ, फिर खाने का काम शुरू होगा। तब तक रसोई घर भी सूख जाएगा। न्यूज़पेपर लेकर रेखा छत पर अभी आई ही थी कि पति अमर की आवाज़ सुनाई दी। अरे भाई, कहाँ हो? आज खाना नहीं बनेगा क्या? यह कहते हुए वह भी छत पर आ गए। अभी तो भरपेट नाश्ता हुआ है सबका, आपने भी तो किया है। रेखा, जानती हो मैं नाश्ता नहीं करता हूँ। बच्चों का मन रखने के लिए 4 भजियाँ ले ली थी। मुझे तो हर रोज़ 10 बजे खाने की आदत है। फिर भी बहस किए जा रही हो। क्यों? आप संडे को सबके साथ देर से खाना नहीं खाते हैं? पर आज संडे नहीं है। अब नहीं बना है तो और बात है। मुझे तो पहले ही पता है कि आजकल तुम्हारी हर काम को टालने की आदत हो गई है। अब यह समय न्यूज़पेपर पढ़ने का है या घर के काम का? दूसरी औरतों को देखा है, नौकरी भी करती हैं और घर भी कितनी कुशलता से संभालती हैं। यहाँ तो बच्चे भी बड़े हो गए हैं, काम करने को नौकरानी है, फिर भी हर काम देरी से होता है। अमर के ऊंचे होते स्वर के साथ रेखा का मूड बिगड़ता चला गया। रेखा न्यूज़पेपर वहीं पटक कर नीचे रसोई घर में चली गई। उबले आलू रखे थे, वे छौंक दिए और फटाफट आटा गूंद कर पराठे बना दिए। पर खाना देखकर अमर का पारा और चढ़ गया। यह क्या, सिर्फ सब्जी पराठे? तुम जानती ही हो कि लंच के समय मैं पूरी खुराक लेता हूँ। जब नाश्ता बंद कर दिया है तो खाना तो कम से कम ढंग का होना चाहिए। पता नहीं तुम्हें क्या हो गया है। सारे उलूल जुलूल कामों के लिए तुम्हारे पास समय है, बस मेरे लिए नहीं। गुस्से में अमर ने थाली सरका दी थी। रेखा का मन हुआ कि वह भी फट पड़े। एक तो दिन भर काम में जुटे रहो, उस पर फटकार भी सुनो। आखिर कसूर क्या था? रसोई की सफाई ही तो की थी। चाय नाश्ता खाना, घर की संभाल, बच्चों की देख रेख में उसने जिंदगी गुजार दी, पर किसी को संतोष नहीं। बच्चों को लगता है माँ आधुनिक स्मार्ट नहीं है जैसी औरों की मम्मी हैं। अमर को तो अब नौकरी पैसा औरतें अच्छी लगने लगी हैं, 4 पैसे जो कमा कर लाती हैं। घर गृहस्थी संभालने वाली तो इनकी नज़रों में गवार ही है। अमर तो बाहर निकल गए थे, पर रेखा ने बेमन से पूरा खाना बनाया। सिप्रा भी तब तक सहेली के घर से आ गई थी और विवेक कोचिंग से। दोनों को खाना खिलाकर वह अपने कमरे में आ गई। और दिन तो रेखा काम पूरा करने के बाद टीवी देखती, अधबुना स्वेटर पूरा करती या कोई पत्रिका पढ़ती, पर आज कुछ भी करने का मन नहीं था। अमर का यह बेरुखी भरा व्यवहार वह पिछले कई दिनों से देख रही थी। आखिर कहाँ गलत हो गई वह? क्या इन घरेलू कामों की कोई अहमियत नहीं है? अगर बाहर नौकरी करती तो क्या तब भी यही शख्सियत थी उसकी? शादी हुए 20 साल हो गए। जब शादी हुई थी उसी साल MA फर्स्ट डिवीज़न में पास किया था उसने। चाहती तो तभी नौकरी कर सकती थी।
इच्छा भी थी, पर उस समय तो ससुराल वालों को नौकरी करती हुई बहू पसंद नहीं थी। अमर भी तब यही कहते थे कि बच्चों को अच्छे संस्कार दो, उनकी पढ़ाई में मदद करो, घर संभाल लो, यही बहुत है मेरे लिए। उसने सब कुछ तो उन्हीं की इच्छा अनुसार किया था। देवर की शादी हो गई, देवरानी आ गई, तब भी सास ससुर उसी के पास रहे। बड़ी बहू हम लोगों को जितना ध्यान रखती है, छोटी नहीं रख पाती है। माँ जी तो अक्सर कह देती थी, बच्चों को संभालना, बूढ़े सास ससुर की सेवा करना, घर गृहस्थी देखना, सब कुछ तो कुशलता से निभाया था उसने। फिर ससुर जी की मौत के बाद यह सोचकर माँ जी का ख्याल वह और भी रखने लगी थी कि कहीं इन्हें अकेलापन महसूस ना हो। पर अब क्या हो गया? ठीक है, बच्चे अब बड़े हो गए हैं, उन्हें अब उसकी उतनी ज़रूरत नहीं रही। माँ जी ने भी अपने आप को सत्संग, भजन, पूजन में व्यस्त कर लिया है। अमर का प्रमोशन हुआ है, तब से उनकी भी जिम्मेदारियाँ बढ़ गई हैं। मकान का लोन लिया है तो खर्चे भी बढ़ गए हैं। बच्चों की भारी पढ़ाई है, फिर शिप्रा की शादी भी 4-5 साल में करनी है। शायद इसी बात को लेकर अमर को अब नौकरी पैसा औरतें अच्छी लगने लगी हैं। पर क्या देखते नहीं, उसकी भी तो व्यस्तता बढ़ गई है। सुबह 6 बजे से काम की जो दिनचर्या शुरू होती है तो रात को ही सिमटती है। फिर उन्हें ऐसा क्यों लगता है कि वह फालतू है? घर के सारे काम क्या अपने आप ही हो जाते होंगे? और तो और शिप्रा जब से बाहर हॉस्टल में गई है और विवेक की कोचिंग शुरू हुई है, बाजार के भी सारे काम उसे ही करने पड़ रहे हैं। पर नहीं, सबको यही लगता है कि वह फालतू है। सबको उससे शिकायतें ही शिकायतें हैं। माँ जी पहली बार 10-15 दिन को देवर के पास गई तो वह भी ज़्यादा समय कहने में नहीं चुकी। बहू, तुम मेरी देखभाल करते करते थक जाती हो तो सोचा छोटी बहू के पास कुछ दिन रह लूं। अनमनी सी रेखा फिर बाहर बरामदे में पड़े मूढ़े पर आकर बैठ ही गई थी। शिप्रा पास ही बैठी सिर झुकाए डायरी में कुछ लिख रही थी। क्या कर रही है? माँ, अब दिसंबर ख़त्म हो रहा है ना, तो अपनी उपलब्धियाँ लिख रही हूँ इस जाते हुए साल की, और तय कर रही हूँ कि अगले साल मुझे क्या क्या करना है। नए संकल्प भी तो करूँगी ना। अच्छा, क्या उपलब्धियाँ रही? माँ, विशेष उपलब्धि तो इस वर्ष की यही रही कि मेरा मेडिकल में चयन हो गया है। अब मैं संकल्प करूँगी कि मेरा करियर इतना ही अच्छा रहे, अच्छे नंबर आते रहे हर परीक्षा में। शिप्रा कुछ सोचती हुए बोली, मम्मा, मैं अपनी ही नहीं बल्कि विवेक और पापा की भी उपलब्धियाँ लिखूंगी। देखो ना, विवेक को इस साल स्कूल में बेस्ट स्टूडेंट का अवार्ड मिला है और पापा का तो प्रमोशन हुआ है ना। रेखा ने भी उत्सुक होकर शिप्रा की डायरी में झांका तो वह बोली, मम्मा, आप भी अपनी उपलब्धियाँ बताएं, मैं लिखूंगी। और आप अगले साल क्या करना चाहोगी, यह भी। रेखा का उत्साह फिर से ठंडा हो गया। क्या बताएं, कुछ भी तो उपलब्धि नहीं है उसकी। अब घर भर के लिए फालतू जो हो चली है वह, और एक ठंडी सांस ना चाहते हुए भी उसके मुंह से निकल ही गई। ओ माँ, आप बहुत थक गई हो, आपको थोड़ा चेंज करना चाहिए। शिप्रा कह ही रही थी कि फ़ोन की घंटी बजने लगी। शिप्रा ने ही दौड़कर फ़ोन उठाया था। माँ, मामा का फ़ोन है, पूछ रहे हैं कि शेफाली की शादी में हम लोग कब पहुँच रहे हैं। लो बात कर लो। हाँ भैया, अभी तो कुछ तय नहीं हुआ है। बात यह है कि इन्हें तो फुर्सत है ही नहीं, क्योंकि बैंक की क्लोजिंग चल रही है। विवेक के अगले ही हफ्ते बोर्ड के एग्ज़ाम्स हैं। पर तू तो आ सकती है। रेखा क्या जवाब दे, यह सोच ही रही थी कि शिप्रा ने आकर दोबारा फ़ोन ले लिया और बोली, मामा, हम लोग भले ही ना आ पाए पर मम्मी ज़रूर आएंगी। और शिप्रा ने फ़ोन रख दिया था। माँ, आप हो आइए ना, शिप्रा आग्रह करते हुए बोली। भोपाल है ही कितनी दूर, एक रात का ही तो सफ़र है। आपका चेंज भी हो जाएगा और नाते रिश्तेदारों से मुलाकात भी हो जाएगी, और फिर दोनों मौसियाँ भी तो आ रही हैं। माँ, आप यहाँ की चिंता ना करें, मैं घर संभाल लूँगी। बस पापा और विवेक का ही तो खाना बनाना है, फिर बाई है ही मदद के लिए। बस आप तो अपनी तैयारी करो। जाने का ख्याल तो अच्छा लगा था रेखा को भी, पर अमर क्या तैयार हो पाएंगे? रेखा अभी भी असमंजस में ही थी, पर शिप्रा ने अमर को राजी कर ही लिया था। फटाफट दूसरे दिन का आरक्षण भी हो गया और शिप्रा ने माँ की सारी तैयारी करवा दी। शादी की गहमा गहमी में रेखा को भी अच्छा लगा था। रात भर जागकर बहनों में गपशप होती रहती। सब रिश्तेदारों के समाचार मिले। भैया ने बेटी की शादी खूब धूमधाम से की थी। शेफाली के विदा होते ही घर सूना हो गया था। रिश्तेदार तो चले ही गए थे।
बहनों ने भी जाने की तैयारी कर ली थी। भैया मुझे भी अब लौटना है, रेखा ने याद दिलाया था। अरे तुझे क्या जल्दी है? शोभा और शशि तो नौकरी पैसा हैं, उनकी छुट्टियां नहीं हैं इसलिए उन्हें लौटने की जल्दी है, पर तू तो रुक सकती है, भैया ने सहज स्वर में कहा था। पर रेखा को लगा जैसे किसी ने फिर कोमल मर्म पर चोट कर दी है। सब व्यस्त हैं, वही एक फालतू है। वहाँ भी सब यही कहते हैं और यहाँ भी। भैया के बहुत जोर देने पर वह 2 दिन रुक गई, पर लौटना तो था ही। बेटी वापस जाएगी। विवेक पता नहीं ढंग से पढ़ाई कर भी रहा होगा या नहीं। सब कुछ भूलकर उसे भी अब घर की याद आने लगी थी। स्टेशन पर सभी उसे लेने आए थे। माँ, बस दादी नहीं आ पाई आपको लेने, क्योंकि वह अभी यहाँ नहीं है, पर उनके 2 फ़ोन आए हैं और वे जल्दी ही वापस आ रही हैं। कह रही थी कि मन तो बड़ी बहू के पास ही लगता है। सिप्रा ने पहली सूचना यही दी थी। उधर विवेक कहे जा रहा था, आपने इतने दिन क्यों लगा दिए लौटने में? 2 दिन ज़्यादा क्यों रुकी? अच्छा पहले घर तो पहुँचने दें। रेखा हंसकर रह गई थी। अमर चुपचाप गाड़ी चला रहे थे। घर पहुँचते ही सिप्रा गर्म चाय ले आई थी। रेखा ने कमरे को देखा तो काफ़ी कुछ अस्त व्यस्त सा लगा। माँ, अब यह मत कहना कि मैंने घर की संभाल ठीक से नहीं की, और रसोई को देखकर तो बिल्कुल भी नहीं। आप तो बस चाय पियो और फिर अपना घर संभालना। सिप्रा ने माँ के आगे एक डायरी बढ़ाई तो वह बोली, यह क्या है? माँ, आप तो अपनी इस साल की उपलब्धियाँ बता नहीं पाई थी, पर पापा ने खुद ही आपकी तरफ से यह डायरी पूरी कर दी, और पता है सबसे ज़्यादा उपलब्धियाँ आपकी ही हैं। लो मैं पढ़ूँ? सिप्रा उत्साह से पढ़ती जा रही थी। हम सबको बनाने में आपका ही योगदान रहा। मेरा मेडिकल में चयन हुआ आपकी ही बदौलत। मैं एक बार मेडिकल में असफल हो गई थी, तब आप ही थी जिन्होंने मुझे दोबारा परीक्षा के लिए प्रेरित किया, और विवेक को स्कूल के बेस्ट स्टूडेंट का अवार्ड मिलना आपका ही क्रेडिट है। सुबह जल्दी उठकर बेटे को तैयार करना, नाश्ता खाना से लेकर हर चीज़ का ध्यान रखना, उसका होमवर्क देखना, और तो और आपकी ही मेहनत और लगन थी कि पापा का प्रमोशन हुआ। पापा कह रहे थे कि जब कभी ऑफिस में किसी कारण से उन्हें लौटने में देर हो जाती तो आपने कभी शिकायत नहीं की, बल्कि उनकी गैर मौजूदगी में दादी को डॉक्टर के पास तक आप ही लेकर जाती रही। बस बस अब बस कर, रेखा ने सिप्रा को टोका था। उधर अमर मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। अब नया संकल्प हम सब लोगों का यह है कि तुम इसी तरह हम सबका ध्यान रखती रहो। अमर के कहते ही सब हंस पड़े थे। उधर रेखा को लग रहा था कि एक घना कोहरा जो कुछ दिनों से मन पर छा गया था अचानक हटने लगा है। दोस्तों, ये कहानी यहीं समाप्त हो गई। कहानी पसंद आए तो इसे लाइक शेयर कमेंट करें, और नए हैं तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली नई